बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले इसमें आतिफ वक्कास। और आज मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग एक इंतहाई ज़बरदस्त फील्ड ऑफ फ़िज़िक्स यानी मेडिकल फ़िज़िक्स का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये कोर्स आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में 7th या 8th सेमेस्टर्स में बीएस के स्टूडेंट्स को या एमएससी के स्टूडेंट्स को फाइनल सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। और इसका कोर्स जिसकी जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। ये कोर्स हम थ्रू आउट इस कोर्स पढ़ेंगे। इसमें यह है कि मैं अगर ब्रॉडली इसको डिवाइड करूँ 3 सेक्शंस में, तो आपके मेडिकल फ़िज़िक्स का ये कोर्स जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस विद मैटर, कि किस तरह आयोनाइजिंग रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और फिर सेकेंड पार्ट में हम फिर देखेंगे कि किस तरह उन्हीं रेडिएशंस को जिनकी हमने इंटरेक्शंस अंडरस्टैंड कर ली होगी उनको किस तरह थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड चैप्टर में हम रेडिएशन थेरेपी पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में, इस कोर्स के तीसरे पार्ट में हम फिर डायग्नोस्टिक्स की तरफ जाएंगे कि किस तरह उन्हीं रेडिएशंस को यूज़ करके हम मुख्तलिफ फॉल्ट्स डायग्नोस कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो इट इज़ अ बिट एडवांस लेवल कोर्स। इसके लिए कुछ बेसिक्स चाहिए होंगी, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको बेसिक साइंस थोड़ी सी आनी चाहिए। इसके अलावा इसमें हम कोई ज़्यादा डिराइवेशंस वगैरह नहीं करेंगे, जस्ट एप्लीकेशंस होंगी उन फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स की जिनको हम यहाँ पे मेडिकल फ़िज़िक्स के अंदर मेडिकल साइंसेस में यूज़ करेंगे। लाइक हम इसमें किसी रेडिएशन की एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे कि भाई वो एनर्जी उसे कैसे मिली, कहाँ से आई, बिकॉज इसके लिए आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पर हम मुख्तलिफ डेटा के बेस पे, ग्राफ के बेस पे जो है एम्पेरिकल फार्मूले डिस्कस करेंगे और उनको यूज़ करके अपने मेडिकल फिजिक्स के अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड इट्स वेरी helpful to all those who are related in any way with the health physics, with the radiations, with the radiology or any other field of medical science which involve physics. So without wasting your time, I will move to my first topic, and that is about the introduction of रेडिएशंस। कि रेडिएशंस क्या हैं, ताकि हम बाकायदा फिर स्टार्ट ले सकें। क्योंकि सबसे पहले हम रेडिएशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ, वैसे तो आप लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं। सो रेडिएशंस जो हैं, अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, सो रेडिएशन इट्स द एनर्जी emitted by an unstable material in order to gain stability. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई अनस्टेबल मटेरियल जो एनर्जी रिलीज़ कर लेता है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। कि लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब इसका नेचर क्या है कि पार्टिकल्स होते हैं या वेव्स होते हैं, तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये वेव्स भी हो सकते हैं, या डुअल नेचर के हामिल भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं, रेडिएशंस, इसमें कुछ रेडिएशंस आगे हम डिस्कस कर लेंगे, उनका नेचर पार्टिकल्स का है, कुछ रेडिएशंस वेव्स का नेचर रखते हैं और कुछ का डुअल नेचर है, कभी वेव्स होते हैं कभी पार्टिकल्स होते हैं। और बेसिकली रेडिएशंस ही वो
टर्निंग पॉइंट था जहाँ से फिर मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद पड़ी, क्योंकि रेडिएशंस के नेचर को अंडरस्टैंड करना एक बड़ा सवाल रहा एक काफ़ी अरसे तक। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो कि फिर मैक्स प्लांक ने एक फार्मूला सजेस्ट किया, और उसमें उस वैल्यूज़ वो फार्मूला जो है उस कर्व को बेटर एक्सप्लेन कर रहा था। तो तब हमने कहा कि जनाब यहाँ पर वेव एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, और हम यानी उससे पहले जो था लाइट के मुतालिक या रेडिएशंस के मुतालिक ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे एक्स रेज हैं या तो ये वेव्स हैं और उनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह का है। बहरहाल रेडिएशंस जो हैं वो एनर्जी है जो कोई अनस्टेबल मटेरियल इमिट कर लेता है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अब अनस्टेबल मटेरियल क्यों रेडिएशंस इमिट करता है? देखिए, नेचर में हर एक पार्टिकल जो है, हर एक एंटिटी इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं। और इसका एक रीज़न है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप डेल ई डेल टी ये देखें ना, तो ये दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट। एच कैट के करीब करीब इसका प्रोडक्ट होता है, एच कैट डिवाइड बाई 2/4 जो भी है। बहरहाल ये इस आर्डर का होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। सो डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई अनसर्टेनिटी एनर्जी के अंदर, यानी एनर्जी की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो उस मोड की हो सकती हैं, एंड डेल्टा टी इज़ टाइम। तो अब अगर मैं किसी एंटिटी के मुतालिक ये दावा करता हूँ कि जनाब वो उसका इंतहाई उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर उसका जो है उसकी लाइफ कम होगी। जिस रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी उस जिस स्टेट की आप ये कह सकते हैं एनर्जी ज़्यादा होती है उस स्टेट का एज कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इस आर्डर का आएगा। मैक्स प्लांक कांस्टेंट जो है एच कट इस आर्डर। अब वो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसमें से डेल्टा ई बढ़ता है कब? जब डेल्टा टी कम हो। और यही वजह है कि एक्साइटेड स्टेट हमेशा शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लाइफ उसकी होती है। और बिल्कुल इसी तरह जिस स्टेट में एनर्जी कम होती है उसका उसमें कोई मटेरियल ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। इसलिए स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जहाँ जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम बाद डिके होगा, और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम होता है। तो इसलिए कोई भी मटेरियल जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो फ़ौरन डी एक्साइट होके दोबारा लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आने की ख्वाहिश रखता है। और यही वजह है कि वो फिर कोई ना कोई वो जो एनर्जी उसके पास होती है उस स्टेट में, या जो कुछ भी उसके पास एक्स्ट्रा होता है वो एमिट करता है। तो कभी ये होता है कि वो एनर्जी एक एटम से निकल जाती है, और एनर्जी एटम से कैसे निकल जाती है? एटम के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उनसे रेडिएशन निकल जाती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर कभी ऐसे होता है कि कोई न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल, न्यूक्लियस भी मैटर है, मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कभी अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल हो और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई पार्टिकल रिलीज़ कर लेते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ कर लिया, बीटा पार्टिकल रिलीज़ कर लिया, तो वो भी मुमकिन है। तो पार्टिकल्स हो सकते हैं, वेव्स हो सकते हैं। फिर पार्टिकल और वेव डुअल नेचर, जैसे आप बीटा पार्टिकल की अगर बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी देखा गया है तो वो वेव्स भी हैं। बिल्कुल इसी तरह जो एक्स रेज हैं वो यहाँ पर जो है उनका बिहेवियर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनको कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट आप उनको एज अ फोटॉन ट्रीट कर सकते हैं व्हेन दे कोलाइड इन क्वांटम इफेक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मटेरियल। सो दैट इज़ द नेचर ऑफ रेडिएशन व्हिच इज एम्बिगुअस, बट यू कैन सिंपली से दे मे बी पार्टिकल्स, दे आर डुअल। So then we move to the types of radiation. We can divide the radiations into families. One is the ionizing radiation and the other is non-ionizing radiation. So ionizing radiations कौन से होते हैं? Ionizing radiations वो radiations होती हैं जो ionize कर सके। क्या? जो ionize कर सके। किस तरह? यानी किसी मटेरियल से वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सके।
ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, the radiations which can eject electron from a material, which can ionize materials, जो मटेरियल्स को आयोनाइज कर सके। अब यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सके। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं कि डायरेक्टली आयोनाइजिंग हो, या ऐसे भी हो सकते हैं कि इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग हो। लेकिन वो रेडिएशंस की जो आयोनाइजेशन काज कर सके उनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस कर सकते। इसमें अल्फ़ा है, इसमें बीटा है, इसमें गामा है, इसको गामा कहते हैं, गामा, इसमें एक्स रेज हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। सो ये सारे जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। इसमें अल्फ़ा और बीटा वगैरह जो है वो डायरेक्टली आयोनाइजिंग है और बाकी जो है इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं। बहरहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन रेडिएशंस का नेचर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे जाकर हम अल्फ़ा का भी, बीटा, गामा, एक्स, इन सब के हम एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, उनकी एनर्जी रेंज रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे। वो सारी चीज़ें हम इसकी अंडरस्टैंड करेंगे और आगे जाकर इन्हीं के बेस पे फिर हम रेडिएशन थेरेपी और रेडिएशन जो है उसकी डायग्नोस्टिक, वो दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। बहरहाल ये तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गई। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो भी एक तरह की आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, लेकिन वो आयोनाइजेशन काज नहीं कर सकते। अब उनमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं ये आयोनाइजेशन काज नहीं कर सकते, लेकिन इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें जैसे आप दे कैन नॉट आयोनाइज, बट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। जैसे आप अल्ट्रा वायलेट को लें, इसकी एग्जांपल्स के तौर पे यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दे आर नॉन आयोनाइजिंग बट दे हैव वेरी डैमेजिंग इफेक्ट, दे कैन इवन डैमेज द डीएनए। ये जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ पे जो हम बात करते हैं ये तो सब ख़तरनाक हैं, इस हद तक ख़तरनाक हैं कि ये हमारा डीएनए अल्टर कर सकते हैं किसी ह्यूमन बॉडी का, और इसलिए हमने इस पे फोकस भी करना है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस को हमने ज़्यादा डिटेल्स से अंडरस्टैंड करने हैं ताकि हम इनके ज़रिए से ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ बेटर कर सकें। बहरहाल ये जो हैं इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हार्मफुल इफ़ेक्ट इन सेंस में कि ये जला सकते हैं, ये इवन डीएनए को अल्टर कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, बट दे आर नॉन आयोनाइजिंग। एंड देन और जो रेडिएशन है नॉन आयोनाइजिंग वो माइक्रोवेव्स हो सकती हैं वगैरह, ठीक है, रेडियो वेव्स, तो वो नॉन आयोनाइजिंग है, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। बाकी जो है इस कोर्स में आगे जाकर हम हर एक को डिटेल से भी करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा उसकी बेसिक्स में आपको याद दिलाऊं जो आपने ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को। तो अल्फ़ा पार्टिकल, जैसा कि मैंने कहा, ये एक पार्टिकल है, और पार्टिकल के अंदर भी और एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सिंपली आपको याद दिलाऊं कि इट वाज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फ़ा क्या है? ये न्यूक्लियस का हीलियम का एक न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर जो है 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। चार्ज नंबर इसका है 2, मास नंबर है 4,
ठीक है। और ये जब किसी सोर्स से इमिट होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अगर ये सोर्स का चार्ज नंबर है, ये उसका मास नंबर है, तो जब ये उस सोर्स से इमिट हो जाते हैं तो उस सोर्स जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ Z-2 A-4। क्यों? क्योंकि उससे अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया और अब ये रहा आपका अल्फ़ा पार्टिकल, साथ में एनर्जी। अब उस अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है आमतौर पे वो जो है 5 to 6 और 7 इस तरह के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, 5 होती है गालिबन। इस रिएक्शन के अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ है, ये किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकला, एक और न्यूक्लियस बना। अगर ये स्टेबल हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर ये फर्दर डिके होगा, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा है। बहरहाल ये वो अल्फ़ा पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 प्रोटॉन हैं, 4 उसमें न्यूक्लियंस हैं, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर ये हीलियम का पार्टिकल बन रहा है अल्फ़ा। अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? चूँकि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है +2e, यानी चार्ज जो है वो 2, चार्ज नंबर 2 है, तो चार्ज इसके ऊपर जो है दैट इज़ +2e जो है एलिमेंट्री चार्ज है, तो मल्टीप्लाई कर लें 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स एंड यू गेट 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्स। दिस इज चार्ज ऑन दैट अल्फ़ा पार्टिकल। अब इतना चार्ज है उस पार्टिकल के ऊपर, तो ज़ाहिर है ये जब किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी मैटर के साथ, तो फिर ये क्या करेगा, उसके अंदर चेंजेस पैदा करेगा। वो मटेरियल आयनाइज कर पाएगा उस मटेरियल को, लेकिन इसकी रेंज कम होगी। रेंज इसकी इसलिए कम होगी कि ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, मास इसका ज़्यादा है, चार्ज इस पे ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा करता है, तो ये लेकिन इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होंगे अगर ये ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करे तो। अब ये ह्यूमन बॉडी में कितना पेनिट्रेट करेगा, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, वो बात की बातें हैं। फ़िलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इसका मास क्या है। इसका मास अगर आप देखें तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 4.030 और 29 इस तरह है। बहरहाल इतने एटॉमिक मास यूनिट इसका मास है, और इसकी एनर्जी अकॉर्डिंगली आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी जो होती है, जिस अल्फ़ा पार्टिकल में हम इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल फिजिक्स में, उसकी एनर्जी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। इसका स्पेक्ट्रम जो है लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं तो इस ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ सोर्सेस के जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उन सब की देखें इंटेंसिटी एक जैसी है, लेकिन स्पेक्ट्रम उसका लीनियर है। ये पहले एक मटेरियल की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, यानी उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की आपस में जितनी भी अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रही हैं उनकी आपस में एनर्जीज डिफरेंट है, लेकिन किसी एक सोर्स से इमिट होने वाली अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जीज आपस में एक जैसी है, तभी तो सारे एक ही लाइन पे इंटेंसिटी बनी हुई है। और ये मटेरियल उस सोर्स पे डिपेंड करता है उसकी एनर्जी कि वो किस सोर्स से निकला है, ठीक है। और फिर इस तरह अगर हम अब बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही होंगे, -1e उसका चार्ज है Q, और इसका मास जो है वो आप जानते हैं दैट इज़ 9.2
1 × 10⁻³ kg, कुछ इस तरह। और फिर अगर आप इसकी रेस्पॉन्स एनर्जी की बात करें तो वो भी आप जानते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ एनर्जी ऑफ रेस्पॉन्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बीटा पार्टिकल है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये मालूम होनी चाहिए, वैसे आपको मालूम भी है इलेक्ट्रॉन की। ये जब इमिट होता है किसी न्यूक्लियस से, अनस्टेबल न्यूक्लियस से, मैंने न्यूक्लियस कहा और आपका ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जो है बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस ही से निकलता है। और जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलता है, जब कोई न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन डिके हो जाता है प्रोटॉन में, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा जब न्यूक्लियस के अंदर का कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है। और ये ए है, ये जी है, और यहाँ पे एक नया न्यूक्लियस बनेगा जी, और ए में चेंज नहीं आएगा क्योंकि चाहे न्यूट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, वो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। मास नंबर उन दोनों का सम होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, कोई चेंज नहीं आई, न्यूक्लियन की तादाद सेम है, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक प्रोटॉन बढ़ गया है तो Z+1 चार्ज नंबर बढ़ जाएगा। चार्ज नंबर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोई और एलिमेंट यानी कोई और मटेरियल बन जाएगा। पहले कुछ और था, कोई और है, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल वो कार्बन था, अब नाइट्रोजन बन जाएगा। ये कार्बन का कोई आइसोटोप था, अब नाइट्रोजन का कोई आइसोटोप हो जाएगा। सो 6 से 7 हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, एक बीटा पार्टिकल इमिट हो जाएगा, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस बीटा पार्टिकल में, तो इस बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस होती, वो डिस्क्रीट नहीं होती, लीनियर स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो कंटिन्यूस होती है। अच्छा, क्यों, वो बाद में बात करते हैं। इस तरह अगर पॉजिट्रॉन इजेक्ट तो इस तरह की सिचुएशन होगी, बिल्कुल वही सेम टू सेम, लेकिन इस दफ़ा न्यूट्रिनो निकलेगा, वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकला था। यहाँ पे मैंने कहा कि एनर्जी इनकी कंटिन्यूस इसका स्पेक्ट्रम होता है, ये नहीं है कि सोर्स पे डिपेंड। जिस तरह अल्फ़ा पार्टिकल में आपने देखा कि हर सोर्स के अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी एक जैसी थी, और लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे बीटा पार्टिकल के एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, और इसका रीज़न ये न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो। क्योंकि अगर सिर्फ बीटा पार्टिकल इमिट होता तो फिर एनर्जी सारी की सारी उनकी एक सोर्स पे डिपेंड करता कि कितनी सोर्स ले गया है, कितनी उनसे मिली है। लेकिन चूँकि साथ में एक और पार्टिकल भी इमिट हो रहा है तो वो भी एनर्जी का कोई प्रोपोर्शन वो ले लेता है, तो इस वजह से बीटा मुख्तलिफ एनर्जीज़ के हो सकते हैं। और जब आप इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो स्टेट की बजाय इस तरह से होगा, ऐसे, जिसमें हर तरह की एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स आपके पास आ सकते हैं। सो एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ कंटिन्यूस। Why continuous? Because it always a beta particle is always accompanied by a neutrino or an anti-neutrino, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। सो एनर्जी उन दोनों में डिवाइड हो जाती है, एक पार्टिकल के पास सारी एनर्जी नहीं होती, इसलिए बीटा पार्टिकल्स जो हैं हर तरह की एनर्जी के आपको मिल सकते हैं किसी सेम सोर्स से, ठीक है। इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। अब हम चलते हैं गैमा रेज की तरफ। गैमा रेज जो है ये फोटॉन्स हैं, ये हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं
आप कह सकते हैं कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही है, आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। बहरहाल ये जब इमिट होते हैं तो कैसे इमिट होते हैं, जी है, ए है, ये जब कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस, जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की कि न्यूक्लियस जब एक्साइटेड होता है, जब कोई भी अनस्टेबल चीज़ हो, चाहे वो एक्साइटेड हो या चाहे कोई और रीज़न हो उनकी अनस्टेबिलिटी का, तो जब वो डी एक्साइट होता है, एक्साइटेड न्यूक्लियस जब डी एक्साइट होता है तो न उसका मास नंबर चेंज होता है, न उसका चार्ज नंबर चेंज होता है, लेकिन उसका गुस्सा बाहर निकल जाता है और दैट इज़ गैमा रे, ठीक है। और गैमा रेस की जो है ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, अगर न मास नंबर में फ़र्क आया है, न चार्ज नंबर में फ़र्क आया है, तो न इसका रेस्ट मास होता है, न इसका चार्ज होता है, दे आर फोटॉन्स, दे हैव वेरी हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। सो ये आयोनाइजिंग है। ये किस तरह से आयोनाइजिंग है, ये इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग है। ये ऐसा कर सकते हैं कि चूँकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये ऐसे कर सकते हैं कि किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर सकते हैं जो आगे जाकर सेकेंडरी आयोनाइजेशन काज कर सके। यानी प्राइमरीली ये नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता और इसकी एनर्जी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये पेयर प्रोडक्शन काज कर सकता है। जब किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में पास होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू अ पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एंड वंस अगेन यू वुड बी हैविंग बीटा पार्टिकल्स इनसाइड दैट सोर्स, inside that target, and they would then cause ionization. So ये secondary ionization cause कर सकता है। और फिर इसकी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गहराई तक पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर है हमें मेडिकल फिज़िक्स में इनको यूज़ करना है और इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का भी हमारे पास आइडिया होना चाहिए। फॉर दैट वी वुड डिस्कस दिस इट्स एनर्जी loss mechanisms in our coming lectures. So this is all about gamma ray कि ये एक हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर से इमिट होते हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और इसके बाद एक्स रेज, एक्स रेज भी फोटॉन्स हैं, लेकिन एक्स रेज और गैमा रेज में फ़र्क क्या है? फ़र्क इनमें उनके ऑरिजिन का है। एक्स रेज जो है ड्यू टू ये इमिट होते हैं, गैमा रेज जो है इमिट होते हैं डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस से, और एक्स रेज होते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। जब कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है, गैमा रेज निकलते हैं। जब कोई एक्साइटेड एटम डी एक्साइट होता है तो उससे क्या निकलते हैं? एक्स रेज निकलते हैं। एक्स रेज एक और तरह से भी निकल सकते हैं, और दैट इज बाई डिसलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई हैवी न्यूक्लियस। जब कोई हैवी न्यूक्लियस किसी तेज जाते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? स्लो डाउन करता है, तो उससे क्या हो जाता है? उससे कंटिन्यूस एक्स रेज पैदा होती है। डी एक्साइटेशन ऑफ एटम से भी एक्स रेज इमिट हो सकती हैं, फोटॉन्स हैं इमिट हो सकते हैं। जब कोई एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड स्टेट में आता है वो एनर्जी इमिट कर सकता है। आप लोगों ने ऑलरेडी एटॉमिक फिज़िक्स में इसको अंडरस्टैंड किया है। सो ये क्या है? ये भी रेडिएशंस हैं, ये फोटॉन्स हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ इसकी फोटॉन्स की तरह की हैं। एक्सरेज अगर इनकी एनर्जी इतनी हुई कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुई तो ये भी पेयर प्रोडक्शन कर सकते हैं। नहीं तो ये एक और मसला कर सकते हैं, ये किस तरह आयोनाइजिंग है। ये फिर इनकी एनर्जी कम से कम इतनी होती है कि ये उस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काज कर सके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब ये काज करेंगे तो उससे क्या होगा?
वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाकर आयनाइजेशन काज करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए ये आयनाइजेशन फिर उसको स्टार्ट करवा सकता है, क्योंकि वहाँ से फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे कि आप एनर्जी कंजर्वेशन से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो फिर एनर्जी होगी वो फिर फर्दर जो है आयनाइजेशन काज करेगा और जो इलेक्ट्रॉन मज़ीद वो निकालेगा उनको किक आउट भी करेगा, तो उसकी एनर्जी फिर ये वर्क फंक्शन कर सकती है, उस मटेरियल को आयनाइज कर सकती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये एक्सेस के ज़रिए से हमने मटेरियल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह इमिट किया। बहरहाल एक्सरेज भी जो है आयनाइजिंग रेडिएशन ही के कैटेगरी में आते हैं। फिर इस तरह न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है आप ऑलरेडी जानते हैं, न्यूट्रॉन्स जानी पहचानी शख्सियत। न्यूट्रॉन्स सबसे पहले 1932 में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया, और उससे पहले हम ये नहीं जानते थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अलावा भी कोई पार्टिकल्स होते हैं। बहरहाल ये न्यूट्रॉन क्या है, इसका सोर्स क्या होता है, कुछ न्यूक्लियर फिशन जो है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हेवी कोई न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव है, मैं एग्जांपल लेता हूँ यूरेनियम की, लेकिन फिशलेबल यूरेनियम है तो मैं कह देता हूँ कि ये 92 है और ये 236 या 235, ठीक है। और जब हम इसको किसी न्यूट्रॉन से टारगेट करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, तो फिर क्या होता है, यहाँ से हमें, चूँकि ये उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इस न्यूक्लियस पे गिर जाएगा स्लो मूविंग, और इसकी न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से उससे 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर इमिट होंगे, और यही न्यूक्लियर फिशन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। पहले ये 236 बन जाता है, लेकिन फिर स्प्लिट हो जाता है 2 में, और उससे हमारे पास 3 मज़ीद न्यूट्रॉन आए। तो ये इस तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन हम ऑब्टेन कर सकते हैं फिशन रिएक्शन करके। ये एक एग्जांपल है कई तरह से, लेकिन स्पॉन्टेनियस फिशन ख़तरनाक होता है, इसलिए हम फिर कंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन करते हैं, जो आप ऑलरेडी न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं। सो हमारे पास न्यूट्रॉन भी अवेलेबल हैं टू यूज़ इट इन मेडिकल फिज़िक्स एंड दे आर आयनाइजिंग रेडिएशंस। ये किस तरह आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, इनकी एनर्जी होती है, ये अपनी एनर्जी की वजह से, ज़ाहिर है इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने की, तो ये एनर्जी आगे जाकर फिर और मसले क्रिएट कर सकती है, एनर्जी मिल के वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, आयनाइजेशन काज हो सकती है इनडायरेक्टली। और मज़ीद ये कि न्यूट्रॉन की भी फिर अपनी किस्में हैं, थर्मल न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की भी फिर अपनी टाइप्स हैं, और वो टाइप्स हमने उनके सोर्सेज की बुनियाद पे बनाए होते हैं। सो वो आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे जब ये इस कोर्स में हम मज़ीद आगे जाएंगे। बहरहाल न्यूट्रॉन का आप चार्ज जानते हैं कि चार्ज नहीं होता, मास इसका आप जानते हैं कि 1.008 U एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका मास है, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी की अगर हम बात करें सो दैट इज़ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, इससे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के अमान में रहें। अस्सलाम।